नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। पाकिस्तान पर प्रहार लगातार जारी है। नापाक मंसूबे भारत की ओर से नाकाम किए जा रहे हैं और इसी के साथ बात बड़ी खबर की देहरादून से, जहां पर भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच अलर्ट है। आईएमए और राष्ट्रीय संस्थानों में कड़ी सुरक्षा। चारधाम यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। केंद्र के निर्देशों के बाद अलर्ट पर है पुलिस। केंद्र से उत्तराखंड को 15 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स नेपाल चीन सीमाओं से सटे इलाकों में ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद उत्तराखंड में इंडियन मिलिट्री एकेडमी समेत तमाम राष्ट्रीय संस्थानों और चारधाम यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 2 दिन पहले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। चारधाम यात्रा जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए बेहद संवेदनशील है। हम लगातार जो है इस पे पूरी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, जिसमें हमारे अब तक के जो है 6000 पुलिसकर्मी जो है इसमें तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न शाखा इकाई की टीमें भी लगी हुई है, जैसे कि हमारी एटीएस की टीम है और अन्य जो है बीडीएस टीम है, जो सुरक्षा को लेकर जो है वो जगह जगह जो है वो चेकिंग और चेक पोस्ट नाके तैनात किए गए। इसके अलावा जो है हमारे 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और 13 के करीब ड्रोन्स भी लगे हुए हैं। होटल, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जगह जगह पे लगातार चेकिंग जारी है। सभी ज़िलों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। केंद्र से भी जो हमने एमएचए से कुछ पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की थी, जिस पे उत्तराखंड को अब तक 15 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मिली हुई है। बॉर्डर पे भी हम लोग पूरी तरह जो है वो अलर्ट है। सभी ज़िलों के साथ लगातार समन्वय और जो है उनको निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधा अजीत के पास चलते हैं। अजीत, देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में इस समय चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड चाइना के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है और ये वही चाइना है जो हमेशा आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान का साथ भी देता है। इस समय उत्तराखंड में सुरक्षा को लेकर क्या तस्वीर? देखिए, उत्तराखंड जैसे सीमांत राज्य के सामने 3 तरह की चुनौतियां इस समय हैं। एक तो चारधाम यात्रा जो देश की सबसे बड़ी धार्मिक और सबसे लंबे समय चलने वाली यात्रा है, तो एक तो इस समय वो गतिमान है और उसको सुरक्षित और सुगम बनाए रखने की चुनौती, जब 2 देशों के बीच में तनाव हो रहा हो, अशांति फैली हो, हर रोज़ युद्ध की यलगार हो रही हो, तो ऐसे में चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करना सरकार के लिए एक चुनौती है और सरकार वो कर भी रही है। दूसरी एक बड़ी चुनौती है कि चूँकि सीमांत राज्य है, नेपाल और चाइना से तकरीबन 300 किलोमीटर का बॉर्डर उत्तराखंड का लगता है। हालांकि वहाँ एसएसबी और आईटीबीपी तैनात रहती है, लेकिन जो सिविल पुलिस है जो पीछे की तरफ रहती है, उनकी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है वहाँ के लोगों की सुरक्षा करने की। सिविलियन की सुरक्षा तो राज्य को ही करनी होगी, बॉर्डर की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स करेगी। और तीसरी जो चुनौती राज्य के सामने है वो यहाँ पर ऐसे तमाम केंद्रीय संस्थान हैं जो बहुत संवेदनशील हैं। जैसे आप देखते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो एक मतलब आप समझिए कि सेना के योद्धाओं की जो एक गंगा का उद्गम स्थल है, वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी बेहद संवेदनशील है। इसके अलावा डील, जो डीआरडीओ जहाँ पर हथियार बनते हैं, वो यहाँ पर देहरादून में मौजूद है। रक्षा मंत्रालय का एक बहुत बड़ा संयंत्र है। तीसरी यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके पास दुनिया जहाँ के मैप हैं, जो अब बहुत ही हाइपर सेंसिटिव श्रेणी में आता है। और इसके अलावा तो आप ऐसे तमाम संस्थान यहाँ पर गिन सकते हैं, चाहे वो मसूरी की आईएएस में मसूरी स्थित आईएएस एकेडमी हो, जहाँ आईएएस आईपीएस की तमाम लोग जो हैं ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस आईपीएस का फाउंडेशन कोर्स एक ही साथ होता है, फिर आईएएस एकेडमी उसको कहा जाता है। इसके अलावा आईटीबीपी की एकेडमी मसूरी के पास है। इसके अलावा एफआरआई है वहाँ, जहाँ से आईएफएस तैयार होते हैं। इसके अलावा ओएनजीसी है, जो तेल निर्यात पर तेल खोजने के काम के लिए वैज्ञानिक यहाँ बड़ी संख्या में बैठते हैं। ये इतने सारे संस्थान हैं, 2-2, 3-3 कैंट हैं यहाँ पर, छावनी बनी हुई है और तमाम ऐसे राष्ट्रीय संस्थान जिनकी निगरानी करना, जिनकी बाहर से सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में, जो सीमांत राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी, उसमें गृह मंत्री ने यही कहा कि अगर आपको पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए तो आप बताइए, डिमांड भेजिए, हम तत्काल भेज देंगे, लेकिन किसी भी तरह से चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे धार्मिक स्थान हैं, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, या सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या भीड़ भरे बाजार जैसे
पलटन बाजार यहाँ का एक मशहूर बाजार है। तो ऐसे स्थानों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप पीएसी आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें बताइए कि पैरामिलिट्री फोर्स देंगे। और धार्मिक यात्रा हो गई, सार्वजनिक स्थान हो गए, राष्ट्रीय संस्थान हो गए, और बॉर्डर जो चाइना और नेपाल की सीमा से लगता है तो उसकी सुरक्षा के तो पैरामिलिट्री फोर्स करेगी, लेकिन उसके पीछे सिविलियन की सुरक्षा के लिए, इंफॉर्मेशंस के आदान प्रदान के लिए सिविल पुलिस को आगे रखा जाएगा। तो ये 3 तरह की चुनौती इस समय राज्य के सामने, उत्तराखंड राज्य के सामने है। सीमांत राज्यों के साथ ठीक है, भले ही इस समय हमारा चाइना के साथ कोई टसल नहीं चल रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चाइना जो है प्रो पाकिस्तान उसकी स्ट्रेटेजी रहती है। उसके जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट हैं, वो प्रो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की ज़मीन पर उनके बंदरगाह और एयरपोर्ट उन्होंने लीज पर लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बताते, ये संकेत करती है कि चाइना का जो रुख होगा वो प्रो इंडिया नहीं, प्रो पाकिस्तान होगा। चूँकि पृष्ठभूमि में इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, एक एक करके आप खंगालना शुरू करेंगे तो कहीं भी चाइना आज तक भारत के पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ है। तो भले ही पाकिस्तान के साथ टसल हो, लेकिन चाइना से भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। दूसरा, नेपाल में भी चाइना ने अपने सारे जो फोर्सेज है, जो रणनीतिकार हैं, जो जासूस हैं, वो नेपाल को उन्होंने एक हथियार बना करके सामने रखा है, जो यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर से मिलता है। तो नेपाल एक बड़ी चीज अब हो गई है, जो पहले प्रो इंडिया होता था राजशाही के समय तक, फिर प्रचंड कमल दहल की सरकार आने के बाद वहां पर नेपाल की भारत के प्रति किस तरह से धारणा बदल गई है, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नदियों का पानी है, जैसे यहाँ भी महाकाली नदी जब अपने उद्गम स्थल से चलती है तो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर वही है। काली नदी को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट है नेपाल के साथ, वो अपनी पिथौरागढ़ में अपना हिस्सा बताता है। तो इसी तरह से चाइना इस दौरान, जब हम पाकिस्तान के साथ एंगेज हैं और उधर बांग्लादेश के साथ एंगेज हैं, तो चाइना नेपाल को उकसा सकता है किसी भी तरह के विवाद के लिए। आपको याद होगा नेपाल की पार्लियामेंट में एक बार एक नक्शा पास हुआ था और उसमें कुमाऊं के 2-3 जिलों को उन्होंने शामिल कर लिया था। काफ़ी चीज़ें नेपाल के साथ पिछले तकरीबन 2 दशकों में हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। राजशाही का जिस दिन अंत हुआ तो उसी दिन भारत के साथ पॉजिटिव रिश्तों की नेपाल की कहानी भी विराम लग गया था। इसी तरह से चाइना है, उधर पाकिस्तान है, और बांग्लादेश जिसको भारतीय सेनाओं ने तोड़कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो बांग्लादेश भी सिर उठा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तानी फौजियों के आने जाने की गतिविधियों की सारी चीज़ें जो जिस तरह से बढ़ रही हैं, वो भारत के लिए चिंताजनक है। इसीलिए उत्तराखंड, चूंकि उसमें एक छोटा स्टेट है लेकिन सीमांत स्टेट है, सीमांत राज्य है, वहाँ पर जिस तरह की परेशानी और चुनौती है वो मैंने अभी आपको बताई है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जो चुनौतियां हैं वो जरूर सामने हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, बांग्लादेश की ओर से सिर उठाने की हिमाकत की जा रही है। हालांकि भले उस बांग्लादेश ने अडानी का लाइट बिल भी अभी तक नहीं दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये जो इस समय पूरा सिनेरियो बन रहा है, शायद इतिहास में ये पहली बार है जब अमेरिका और रूस एक साथ है, एक तरफ है। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के अपने कारोबार से जुड़े हुए हित होते हैं। चाहे आप चाइना की बात करो, चाइना को भी पता है कि भारत में उसका कितना बड़ा बाजार है, उतना बड़ा बाजार उसका पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी देश के लिए, कोई कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी संसाधन युक्त हो, जब उसका कारोबार पर और बाजार पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब उसका नुकसान होना शुरू होता है तो सारी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। चाइना अभी तक उठकर खड़ा हो गया होता पाकिस्तान के पक्ष में अगर उसका इतना बड़ा बाजार इंडिया में ना होता। अमेरिका का भी उसी तरह का है, अमेरिका के साथ हथियारों की डील, दूसरी सारी चीज़ें, अभी ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भारत के साथ हुआ है। तो सारी चीज़ें, युद्ध तो एक चीज़ है ही, लेकिन अर्थव्यवस्था उससे भी बड़ी चीज़ है। जब किसी भी कंट्री को लगता है कि उसकी अर्थव्यवस्था किसी के देश के साथ खुलेआम खड़े होकर खराब हो सकती है तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। अन्यथा चाइना अभी तक कभी का, जैसे टर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजे हैं, ऐसे चाइना भी किसी न किसी माध्यम से उसको मदद कर सकता था, आगे आ सकता था, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं। अभी वो केवल चिंता व्यक्त कर रहा है दोनों देशों को लेकर के, लेकिन उसकी धारणा, उसकी भावनाएं सब पाकिस्तान के साथ हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, इस समय अगर बात करें तो एक जो शौर्य है, अदम्य साहस है भारत के नागरिकों का, वो एक अलग ही इबारत लिख रहा है। जब पहलगाम हमला हुआ, सोचा कि धड़ों में, वर्गों में भारत की जो विविधता है वो बढ़ती नजर आएगी, लेकिन हैरानी तब होती है जब ये विविधता में एकता दिखाई देती है।
बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि जब देश पर संकट आता है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, वो पूरी तरह से एकजुट हो जाते हैं। और यही नहीं, कारगिल के समय हमने देखा जब एक फंड्स खोला गया था पैसा जुटाने के लिए, तो इतना पैसा सरकार को, जनता से, उद्योगपतियों से, कारोबारियों से, आम आदमी से मिल गया था कि मतलब उस युद्ध का कितना फर्क पड़ा होगा देश की अर्थव्यवस्था पर, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन लोग जज्बे के साथ खड़े हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, अपनी सरकार की मदद करते हैं और अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाते हैं और अपनी आर्मी की गौरवशाली इतिहास को लोगों के सामने सुनाते हैं, सुनाने का काम भी करते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड को एक सैन्य धाम के रूप में भी जाना जाता है। और इस समय जब ऑपरेशन सिंदूर में खुद जो किसी के सिंदूर हैं वो इस समय रक्षा कर रहे हैं सरहदों पर, तो उत्तराखंड वासियों का क्या कहना? नहीं, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड वासी भी चूंकि भारत के ही लोग हैं, जिस तरह के भारतीय लोगों में इस समय युद्ध को लेकर के धारणाएं हैं, अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र हित में अपने देश के साथ लोग खड़े हैं। हर हालत में वो किसी भी तरह से अपने संसाधन भी देश की आर्मी को देने के लिए तैयार हैं। तो उत्तराखंड के लोगों की भी उसी तरह की भावना है। चूँकि उत्तराखंड के लोग तो अब आनुपातिक तौर पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री में हैं, इतने दूसरे राज्यों के नहीं हैं। जितनी यहाँ की जनसंख्या है, मतलब उसके अनुपात में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से सेना में जाते हैं। सेना के प्रति उनका जो प्रेम है वो देखा जाता है। वो आज से नहीं है, वो बहुत पुराने समय से है। और यहाँ से जनरल विपिन रावत जैसे सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी CDS जो अनिल चौहान है वो भी यहीं के उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो भी 10 साल से NSA हैं देश के, वो भी उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। तो जब इतनी सारी हस्तियां, इतने सारे बड़े लोग उत्तराखंड से निकले हों और देश की राजनीति और रणनीति में अपना सहयोग निभा रहे हों, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों का जो रुख होगा वो देशभक्त और देश प्रेम के प्रति ही होगा, और वही है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में सैन्य धाम भी है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।